अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। यही हिंदुस्तान जिसके साथ 3-4 जंगें भी हो चुकी हैं, आधा हमारा मुल्क कर दिया हिंदुस्तान ने। जनरल मुशर्रफ उनके साथ एक अमन का मुआहदा करने जा रहे थे, जिसके साथ उनका ये ख्याल था कि कश्मीर का इशू हल हो जाएगा। ऐसे ही है ना, नहीं हो और वो हल क्या था कि 50 साल के बाद जाके बात करेंगे। अभी इसको ठंडा रहने दो, बर्फ डाल दें और बाकी नॉर्मलाइजेशन कर लें। तो वही थे जिन्होंने कारगिल किया था। ठीक है। और ये जिन्होंने कारगिल किया था, नवाज शरीफ को उतार दिया, वही थे नवाज शरीफ साहब जो कि ये खुद सेटलमेंट करना चाह रहे थे। जो बॉम्बे का वाकया था, जब आपके लीडर आपके अपने आप को पहले खुद ही मुजरिम बना के तो पेश कर दें और खुद मुल्क का वजीर आजम ये कार्रवाइयां शुरू कर दे और इस तरह के इल्जाम अपने ऊपर ले ले, तो आप किधर जाएंगे? खित्ते में नवाज शरीफ, आपको पता है, वो एक पीसनिक है, डिप्लोमेसी है जी, वो उसकी धज्जियां उड़ गई। अब आपके साथ कौन बात करेगा, कौन नेगोशिएट करेगा, आपके जुबान कॉन्फिडेंस कौन इसके बारे में? मुंबई हमले में शामिल आतंकियों के बारे में अब तक पाकिस्तान इनकार करता रहा है, झूठ बोलता रहा है कि वे आतंकी पाकिस्तान से आए थे। लेकिन अब पाकिस्तान के ही एक बड़बोले मंत्री शेख रशीद, जो अभी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि भारत ने जो जिंदा आतंकी कसाब को पकड़ा था वह पाकिस्तानी ही था और भारत को उसी समय यह जानकारी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दे दिया था। पाकिस्तान के बेनकाब करते इस पाक मीडिया की प्रचर्चा, आइए सुनते हैं। यही हिंदुस्तान जिसके साथ 3-4 जंगें भी हो चुकी हैं, आधा हमारा मुल्क कर दिया हिंदुस्तान ने। जनरल मुशर्रफ उनके साथ एक अमन का मुआहदा करने जा रहे थे, जिसके साथ उनका ये ख्याल था कि कश्मीर का इशू हल हो जाएगा। ऐसे ही है ना, नहीं हो और वो हल क्या था कि 50 साल के बाद जाके बात करेंगे। अभी इसको ठंडा रहने दो, बर्फ डाल दें और बाकी नॉर्मलाइजेशन कर लें। तो वही थे जिन्होंने कारगिल किया था। ठीक है। और ये जिन्होंने कारगिल किया था, नवाज शरीफ को उतार दिया, वही थे नवाज शरीफ साहब जो कि ये खुद सेटलमेंट करना चाह रहे थे। और अब आज ये है कि इमरान खान साहब जो कि बड़े हिंदुस्तान के दोस्त बनते थे और हिंदुस्तान जाते थे और आते थे और बड़ी ज़बरदस्त बातें करते थे वहाँ, और यहाँ आके इल्ज़ाम लगाते थे हमारी एजेंसियों के ऊपर कि आप नॉर्मलाइज नहीं करते, वो आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। और एस्टैब्लिशमेंट जो है और अपोजिशन जो है वो कह रही है नॉर्मलाइज करो, पानी यहाँ तक आ गया है, हम जंगें नहीं कर सकते, हम दिफा कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं रख सकता, नोट वरी अबाउट दैट, मगर हमने मईशत को चलाना है, आवाम को कुछ देना है, और ये जो सिलसिले में हम दलदल में फंस रहे हैं, मारे जाएंगे। हमारा ये बॉर्डर भी अनस्टेबल है, ये बॉर्डर भी अनस्टेबल है, टेररिज्म हो रही है और हम आपस में लड़ रहे हैं। खुदा का खौफ करें, ये हमने टैकल करने दें इन चीज़ों को और आपस की जंगें ख़त्म करें। और आगे खान साहब तैयार ही नहीं, खान साहब कहते हैं हम नॉर्मलाइज भी नहीं मैं करूँगा, मैं अमेरिका के साथ भी ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। अरे भाई, किस दुनिया में तुम रह रहे हो? और फिर आप पंगे लेने शुरू कर दिए आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि मैं इसको नहीं चेंज होने दूंगा, मैं इसको नहीं चेंज होने दूंगा, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा अपने सियासत के मकासद के लिए। ठीक है, ये बातें नहीं चलेंगी। ठीक है, ये नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का और रियासत का। और इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको बिल्कुल बेहोश हैं, उन्हें पाकिस्तान का पता ही नहीं जो हालात है हमारे। जाहिर है हमारी सारी जो डिप्लोमेसी है वो उसकी धज्जियां उड़ गई। अब आपके साथ कौन बात करेगा, कौन नेगोशिएट करेगा, आपके जुबान कॉन्फिडेंस कौन इसके बारे में? खित्ते में नवाज शरीफ, आपको पता है, वो एक पीसनिक है। उस समझा जाता है कि जो भी हिंदुस्तान करे, नवाज शरीफ उठ के खड़े होके ये नहीं कर सकता है, ये करोगे तो हम जंग लड़ेंगे। अच्छा। तो मेरे अपने ख्याल में ये नवाज शरीफ का एक रोल जो है अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ वो आदमी है 9 में भागा क्लिंटन के पास और कहने लगा कि हमें बचाओ, नहीं तो ये जंग के तरफ हम जा रहे हैं कारगिल के मामले से। जो बॉम्बे का वाकया था, जब आपके लीडर अपने आप को पहले खुद ही मुजरिम बना के तो पेश कर दें। मियां साहब थे श्रीलंका में, वहां से टेलीफोन किया, मोदी को कहा मैं जाके करूंगा इसकी तहकीकात। अभी तो मोदी ने इल्जाम ही नहीं लगाया था आपके, और फिर आके FIR दर्ज करा दी आपने और फिर तहकीकात खुल गई। अगर आपका वजीर आजम ये कहे कि क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे,
और ये स्टेटमेंट उनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलाई गई, वहां रेफर की गई। आप इसको यूं सोचें कि अगर आपका डिफेंस मौजूद है और जेन्युइन डिफेंस है, आपका फॉरेन ऑफिस ये कर सकता है, लेकिन फॉरेन ऑफिस के हाथों पांव काट दिए जाएं और खुद मुल्क का वजीर आजम ये कार्रवाइयां शुरू कर दे और इस तरह के इल्जाम अपने ऊपर ले ले, तो आप किधर जाएंगे? तो ये तो एक बहुत बड़ी हमाकत हुई है। एक शख्स ने अपने आप को बचाने के लिए सारी रियासत को दाव पे लगा दिया। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि इस किस्म के लोग जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। आप जो मर्जी कह लें नवाज शरीफ के बारे में या आसिफ जरदारी के बारे में, वो इस किस्म की हरकत कभी नहीं कर सकते। और जो एक ज़माने में जरदारी साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था वो मेमो गेट का, वो भी आपने देखा कैसे गायब हो गया, उसमें से कुछ नहीं निकला। अभी एक सहाफ़ी है, उन्होंने ये कहा कि मैंने पूरे के 6-7 सवाल अस्करी क़यादत को भेजे कि आप जवाब दें, ये खाता आपने देखा, आपको पता है इसके अंदर थ्रेट है या नहीं, वगैरह। अरशद शरीफ साहब, अच्छा, उन्होंने DG ISPR को लिखा। अच्छा, उधर से जवाब ये आया कि आप हुकूमत से पूछिए। ओके, तो उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया ना कि भाई आप हमसे क्यों पूछते हैं, हुकूमत से पूछिए। अस्करी क़यादत इस वक्त न्यूट्रल है। अच्छा, अस्करी क़यादत ना गवर्नमेंट को डिफेंड करेगी ना क्रिटिसाइज करेगी। अब ये जो है इसमें जो फैसला होगा, जाहिर है अस्करी क़यादत वहां बैठी होगी, वो अपना मौक़िफ़ देगी। और मैं आपको बता दूं क्या मौक़िफ़ होगा। क्या होगा कि देखिए, हमारे हिसाब से तो ये कोई ख़ास थ्रेट वेट नहीं है। अच्छा, ये बातें होती हैं और ये अगर बात पहले ही हमारे तल्लुकात बड़े ख़राब हुए हैं ऐसे ममालिक के साथ जिनसे हम तजारत भी करते हैं, IMF लोन्स भी लेते हैं, जो FATF को भी कंट्रोल करते हैं, जो IMF को भी कंट्रोल करते हैं, सारा कुछ ये। और ये बातें जब बाहर निकलेंगी तो सोचिए वहाँ से कोई बयानबाजी शुरू हो गई तो फिर क्या होगा। तो ये हमारे रियासत के इंटरेस्ट में नहीं है कि इस चीज़ को आगे बुलाया जाए। और हमने भी देख लिया है, हमारा ये ख्याल है कि इस चीज़ को अब छोड़ देना चाहिए। इसको कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉलिटिकली डील करें इन चीज़ों के साथ, मगर इससे ज़्यादा बड़े हल्के से तरीके से वो समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर खान साहब समझते हैं तो और बात है, नहीं समझते तो और बात है। मगर अब ये जो हुआ ना कि जी स्पीच करनी थी आज, वो रुक गई है ना, तो कोई हिदायत आई होगी ना, कोई प्यार मोहब्बत से बताया होगा कि ना करो और ना कोई बात निकल जाए, आगे हमारे तल्लुकात ख़राब होने जा रहे हैं और इसमें जान नहीं है इस चीज़ में। अब खान साहब डटे हुए हैं नहीं, मैंने अब पार्लियामेंटेरियंस को दिखाना है, उनको वापस लेके आना है, और ये इस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं। और हर दफ़ा जब ये बात करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा बात कर जाते हैं जिसके साथ आपके जो और अभी बिल्कुल ऐसे लगता है कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से कोई बयान आने वाला है। बिल्कुल, उन्होंने महकमा खारजा ने तरदीद किया है कि इस इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, हाँ। अब बात यह है कि यहाँ तक है ना, ये अगर और आगे जाएंगे तो वहाँ से फिर और भी बात आ सकती है। तो ये हमारी रियासत के मफाद में नहीं है। खान साहब एक अपनी हुकूमत, डूबती हुई हुकूमत को बचाने के लिए एक सहारा ले रहे हैं एक कंस्पिरेसी थ्योरी का। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नवाज शरीफ साहब अच्छा वो कहां से आ गए, वो कहां गया? आज नहीं वो पहले दिन तो यही ट्राई कर रहे थे, चला था कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसका मरकज है, नवाज शरीफ साहब इसमें इन्वॉल्व हैं फलाने। उसके बाद ये पता चला कि सारी ऑपोजिशन ही इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो यही है ना कि अगर तो फिर जरदारी भी इन्वॉल्व है, फलाने भी इन्वॉल्व है, ये भी ऐसा ही है। पहले दिन तो ये नैरेटिव बेचा गया। कितने हाथ पैर मार रहे हैं। अब वो जो कह के आज बुले हुए हैं उसको, आज कहीं और चले गए, आज अमेरिका की तरफ तवज्जो हो गई है। पहले नवाज शरीफ और जरदारी साहब की तरफ तवज्जो थी, वो अब भूल गए कि वहां मैंने क्या कहना है, वहां तो कुछ नहीं, हम दिखाएंगे, ये मीटिंग्स हो रही हैं, ये हो रहा है वो रहा है। अब बात ये है कि ये बिल्कुल ये बात चलेगी नहीं और ये एक्सपोज हो जाएंगे और भी। और मैं आज कह रहा हूँ आपको, ये पूरे का पूरा खत जो है, ये मेरा तो ये तज्जिया है, यह ख्याल है कि ये बिल्कुल कभी बाहर नहीं आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर ऑर्डर भी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी अब जाने वाली है। कहा जा रहा है कि बस केवल 1-2 दिनों के ही वे मेहमान हैं। उसके बाद जो नया प्रधानमंत्री का नाम आया है वह है नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ का। आप लोगों को पता ही होगा कि नवाज शरीफ ने अपने शासनकाल में भारत के साथ अच्छे संबंधों की शुरुआत किया था, लेकिन उसके बाद कारगिल हो गया और कारगिल होने के बाद वह मामला ज्यों का त्यों ठंडा पड़ गया। फिर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भी उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ जब इमरान खान ने मुहिम चलाकर उन्हें देश से निकाला कर दिया और वे यूके में निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान खान के तख्ता पलट में जो सारा मास्टरमाइंड है, जो केंद्रीय भूमिका निभाई है, वह नवाज शरीफ ने ही निभाई है। अब नवाज शरीफ को बदनाम करने के लिए, हालांकि सच तो वहाँ के जो गृह मंत्री हैं शेख रशीद ने बोल दिया है, हालांकि वह भारत के
उनको पता नहीं था कि इसका क्या अंजाम होगा। वे तो नवाज शरीफ को बदनाम करना चाहते थे कि जो आतंकी पाकिस्तान ने भारत में भेजे थे और मुंबई का कांड कराया था, उन आतंकियों में से एक आतंकी जो जिंदा भारत ने पकड़ लिया था, जिसका नाम कसाब था, उसके बारे में जानकारी नवाज शरीफ ने भारत को उसी समय दे दिया था। यानी शेख रशीद ने तो यह नवाज शरीफ को बदनाम करने के लिए, क्योंकि उनकी कुर्सी, इमरान खान की कुर्सी जा रही है और उसी मंत्रिमंडल में शेख रशीद मंत्री हैं, तो बदनाम करने के लिए हालांकि उन्होंने बोला था, लेकिन सच उन्होंने कबूल कर लिया और यह पूरी दुनिया में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान एफएटीएफ में 4 सालों से फंसा हुआ है और उसके पहले भी 2 बार फंस चुका है, तो यह तो जीता जागता प्रमाण है कि पाकिस्तान करता क्या है। और एफएटीएफ में वही फंसता है जो आतंकियों को संरक्षण और समर्थन देता है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल एसएटीएफ के अनुसार पाकिस्तान में अभी भी कुल 81 संगठन जो आतंकियों के हैं वे चिन्हित किए गए हैं और किसी न किसी रूप में वे कार्य कर रहे हैं या सक्रिय हैं। उनमें से 45 ग्रुप तो ऐसे हैं जो अति सक्रिय हैं और 36 ग्रुपों के बारे में कहा जा रहा है या तो वे थोड़ा कम सक्रिय हैं या अभी वे अपनी सक्रियता को छोड़ दिए हैं या सुसुप्त पड़े हुए हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वह जो भी करता है वह उसका भला होने वाला नहीं है। भारत के खिलाफ उन्होंने पहले कोशिश किया कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजकर और अन्य जगहों पर कुछ धमाके कराकर भारत का नुकसान किया जाए, लेकिन पाकिस्तान खुद ही अब वे जितने भी आतंकी हैं, चाहे वे अफगानिस्तान में अपना डेरा डाले हों या पाकिस्तान के भीतर डेरा डाले हों, वे सभी पाकिस्तान के अंदर ही हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों को ही निशाना बना रहे हैं और चीनी नागरिकों को, जो पाकिस्तान चीन के साथ सीपैक परियोजना चला रहा है, चीनी नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान को यह अब गले की हड्डी बन जा रहा है। एक तो उसके देश में अशांति फैला रहे हैं, वे आतंकी हमले कर रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एफएटीएफ में फंस जाने के कारण उसकी छवि खराब हो रही है। पाकिस्तान को वक्त है सुधर जाए, नहीं तो फिर उसका अंजाम तो पता ही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।